जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 3 सितंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इसके साथ ही हम इससे पहले प्रश्न पर चलें, देख लेते हैं पिछली वीडियो के अंत में जो पूछा गया प्रश्न था इसका उत्तर किन लोगों ने सही दिया है। तो और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि हाल ही में किस देश ने ब्लू आर्मी इनिशिएटिव शुरू किया है। तो ऑप्शंस थे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो जिन लोगों ने भी इसका उत्तर संयुक्त अरब अमीरात दिया है, यूएई दिया है, वह उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो जो लोग रेगुलर वीडियोस के साथ बने हुए हैं उन्होंने इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया है, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसी के साथ चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर और इम्पोर्टेंट प्रश्न पर कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी दर में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो इसका ऑप्शंस हैं 8.5%, 9.5%, 7.25% या 10%। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 9.5%। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा की और अपनी समीक्षा में आरबीआई ने साल 2021-22 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 9.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। इस समीक्षा नीति में, इस मौद्रिक नीति समीक्षा में कोई आरबीआई के रेटों में रेपो रेटों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा करती है। इसके जरिए आरबीआई बैंक अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति को नियंत्रित करती है। यानी कि जो हमारा रिजर्व बैंक है वो रेपो रेट्स या फिर जो मौद्रिक नीति है या मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में कितना पैसा फ्लो होगा या नहीं होगा उसको नियंत्रित करना, पैसों की आपूर्ति को नियंत्रित करना, उसको कंट्रोल करना आरबीआई किसके माध्यम से करती है? मौद्रिक नीति के माध्यम से करती है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से करती है, जिससे आप सामान्य रूप से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर इत्यादि के रूप में जानते हैं। वहीं राजकोषीय नीति के जरिए सरकार समग्र मांग और अर्थव्यवस्था पर सरकारी खर्च और करों के असर को भी नियंत्रित करती है। इसी के साथ ही अगर देखें तो मौद्रिक नीति क्या होती है, तो मौद्रिक नीति समिति एक 6 सदस्यीय समिति होती है। इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समिति की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करता है। इस समिति का गठन उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। मौद्रिक नीति का मकसद महंगाई पर अंकुश लगाना और कीमतों में स्थिरता बनाए रखना होता है। इसके अलावा रोजगार के अवसर तैयार करना और टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है। नरम रुख रखने पर आरबीआई मौद्रिक नीति में कुछ प्रमुख ब्याज दरों को घटाती है। यानी कि अगर रेपो रेट में कमी करे आरबीआई, किसमें? रेपो रेट में कमी करे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नरम रुख रखा है आरबीआई ने। रेपो रेट में कमी करना यानी कि जब आरबीआई, रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई जब वाणिज्यिक बैंकों को क्या देती है? लोन देती है कम अवधि का, तो उस पर लगने वाला जो ब्याज दर होता है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो यदि बैंकों को कम ब्याज दर पर पैसा मिलेगा आरबीआई से, तो वह आगे लोगों को भी कम ब्याज दर पर पैसा देंगे। तो इससे क्या होगा? बाजार में या अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि मौद्रिक नीति के माध्यम से हमने ये नियंत्रित किया कि कितना आपूर्ति होना चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा आपूर्ति होगी, किसकी? धन की ज़्यादा आपूर्ति होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे या कम ब्याज दरों पर लोन लेंगे। तो इससे अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति बढ़ने का रास्ता खुल जाता है और बाजार में नकदी बढ़ने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। लेकिन जब आरबीआई कठोर रुख अपनाती है यानी कि रेपो रेट या ब्याज दरों को ज़्यादा कर दे, तो ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में नकदी घटती है। यानी कि अगर रेपो रेट को बढ़ा दे यानी कि ब्याज दर कोई बढ़ा देता है आरबीआई, तो जो बैंक हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे, वो आरबीआई से पैसा लेना कम कर देते हैं। यानी कि उससे कम अवधि का जो ऋण है वो लेना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बैंकों के पास पैसा कम होता है और वो बाजार में लोन कम बांटते हैं। तो इस वजह से जो है बाजार में, अर्थव्यवस्था में नकदी यानी कि जो कैश है वो कम हो जाता है। यानी कि जो लिक्विडिटी है, तरलता है, उसमें कमी आती है। तो इसका उत्पादन और खपत पर विपरीत असर पड़ता है और इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी घटती है।
इसके साथ ही जब मौद्रिक नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाता है तो इसे तटस्थ नीति कहा जाता है, न्यूट्रल पॉलिसी कहा जाता है। जैसे कि अभी वर्तमान में आरबीआई ने कोई भी बड़ा बदलाव इन नीतियों में नहीं किया है। तो अभी वर्तमान में देखें तो रेपो रेट अपरिवर्तित रखा गया है, 4% है वर्तमान में रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर रखा गया है। वहीं सीमांत स्थायी सुविधा को एमएसएफ को 4.25% पर रखा गया है। तो बैंक रेट 4.25% पर यह भी बना हुआ है। तो ये इस तरीके से मौद्रिक नीति में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीमांत स्थायी सुविधा, बैंक दर, ये सभी एक प्रकार से बने हुए हैं और मुख्य रूप से रेपो दर 4% बना हुआ है, जो कि एक महत्वपूर्ण दर है। इसी के साथ ही चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर कि हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ से की गई। ऑप्शन है वाराणसी, पटना, मोतिहारी, महोबा। तो इसका उत्तर होगा महोबा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है और उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि साल 2021-22 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि उज्ज्वला योजना का विस्तार करके 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को इसके दायरे में लाया जाएगा। 1 मई 2016 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। कब की थी? पहला चरण जो शुरू किया गया था वो कब किया गया था? 1 मई 2016 को किया गया था। और कहाँ से किया गया था? यह उत्तर प्रदेश के ही बलिया जिले से किया गया था। तो 1 मई 2016 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू किया था, जो पहला चरण था। और कहाँ से? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से किया गया था। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि पीएमयूवाई के तहत सरकार बीपीएल परिवारों को, यानी कि इसको बीपीएल परिवारों को, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उनको घरेलू गैस कनेक्शन को उपलब्ध कराती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहला जो चरण है वो 1 मई 2016 को शुरू किया गया। अभी जो दूसरा चरण है उसकी शुरुआत जो की गई है वो कहाँ से की गई है? इसको याद रखिएगा कि महोबा जिले से की गई है, उत्तर प्रदेश के। और पहला जो किया गया था वो बलिया जिले से किया गया था, उत्तर प्रदेश के ही। इसी के साथ ही अगर देखें तो केंद्र सरकार ने के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत हर बीपीएल परिवार को 1600 की आर्थिक सहायता दी जा रही थी। इस बार दूसरे चरण में एलपीजी कनेक्शन के अलावा पहले सिलेंडर की रिफिलिंग और गैस चूल्हा भी मुफ्त होगा। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो योजना के लिए आवेदन में जरूरी पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट को भी दूसरे चरण में कम किया गया है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि केवल क्वेश्चंस और आंसर जो होते हैं करंट अफेयर्स के हमारे इन वीडियो में वही महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, बल्कि उसके अंदर जो दी जाने वाली डिटेल्स होती हैं वो भी महत्वपूर्ण होती हैं। इस प्रकार केवल एक प्रश्न नहीं होता है, वह अपने साथ कई प्रश्नों का निर्माण भी करता है। तो चलते हैं वीडियो के अगले और तीसरे प्रश्न पर कि हाल ही में स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? पीएम मोदी, मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी या अनुराग ठाकुर? इसका उत्तर होगा मनसुख मंडाविया। अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने हैं श्री मनसुख मंडाविया। उन्हें 26 अगस्त 2021 को स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, उनको कार्यभार दिया गया और वह 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। अब वह 2022 तक संयुक्त राष्ट्र टीवी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए स्टॉप टीवी पार्टनरशिप सचिवालय, भागीदारों और टीवी समुदाय के प्रयासों का नेतृत्व भी करेंगे। इस प्रकार 2030 तक टीवी को समाप्त करने के प्रयास में यह मील का पत्थर होगा। यानी कि भारत ने टीवी को भारत से ख़त्म करने का जो लक्ष्य रखा है, कितने वर्ष, कौन से वर्ष में रखा है? 2030 तक। यानी कि भारत वर्ष 2030 तक टीवी को भारत से पूर्णतः ख़त्म करने का लक्ष्य रखता है। तो क्या लक्ष्य है? 2030 तक का लक्ष्य है। तो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप के बारे में देखें तो यह साझेदारी वर्ष, ये जो साझेदारी है वर्ष 2000 में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में टीवी को खत्म करने के लिए स्थापित की गई थी, ये जो समझौता है। इसके अलावा इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी और सरकारी संगठनों के साथ साथ रोगी समूहों सहित 1500 भागीदार संगठन शामिल हैं। इसका सचिवालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। कहाँ? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। यह 2015 में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट सर्विसेज द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।
इससे पहले इसकी मेज़बानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी? WHO के माध्यम से की जाती थी। लेकिन अभी कौन इसको प्रशासित कर रहा है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट सर्विस कर रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का। इसके साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रही सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना पहली बार कब आयोजित की गई थी? वर्ष 1921, 1931, 1961 या 1981? तो इसका सही उत्तर होगा 1931। भारत में पहली बार सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना वर्ष 1931 में शुरू की गई थी या आयोजित की गई थी। तो अभी हाल ही में एनडीए के सहयोगी दलों एवं केंद्रीय क्षेत्रीय दलों की ओर से जाति आधारित जनगणना की मांग की गई, लेकिन सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अलावा अन्य जाति जनगणना नहीं करने का फैसला किया है। यानी कि जातिगत जनगणना में केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों की ही जनगणना की जाएगी जातिगत रूप से। इसके अतिरिक्त अन्य जो जातियां हैं उनकी जातिगत रूप से जनगणना नहीं की जाएगी। तो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के बारे में अगर हम जानें तो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 1931 के बाद 2011 में पहली बार आयोजित किया गया था। ठीक है, 1931 में पहली बार आयोजित किया गया था। फिर उसके बाद अगर आयोजित किया गया तो 2011 में आयोजित किया गया, परंतु सरकार द्वारा इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। 1931 में हुए सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे। कौन थे भारत के वायसराय? लॉर्ड विलिंगटन थे। जब सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना की गई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन, जो 1931 में की गई थी। इसके साथ ही आगे बढ़ें तो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार की स्थिति के बारे में पता लगता है, जो समाज में व्याप्त असमानताओं का मानचित्रण प्रस्तुत करता है। इसीलिए यह आवश्यक माना जाता है। जनगणना की बात करें तो जनगणना देश की आबादी के आकार, वितरण और सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकी और अन्य विशेषताओं के बारे में भी जानकारी हमें प्रदान करता है, जिससे हम अच्छी योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। अंग्रेजों के समय पहली जनगणना 1972 में लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी। कब की गई थी? 1872 में। माफ़ कीजिएगा, मैंने शायद 1972 बोला, लेकिन 1872 में पहली बार लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी। तो अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना, पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी। मैंने इस बात को कई बार जोर देकर दोहराया है, यानी कि महत्वपूर्ण है। परंतु लॉर्ड रिपन ने 1881 में, कब? इसके 10 साल बाद, लगभग 1881 में भारत के वायसराय कौन थे या गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने 1881 में भारत की सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई थी। तो भारत की सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने करवाई थी 1881 में। लेकिन पहली जो जनगणना हुई 1872 में हुई थी, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। तो इसी के साथ ही देखते हैं कि तब से लेकर आज तक हर 10 साल पर के अंतराल पर जनगणना करवाई जाती है। कितने साल के अंतराल पर करवाई जाती है? हर 10 साल के पर करवाई जाती है। तो 2021 की जनगणना देश की 16वीं तथा स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें तो 8वीं जनगणना होगी। तो 2021 वाली जनगणना देश की 16वीं जनगणना है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है। और अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो यह 8वीं जनगणना होगी। तो इस बार 2011, माफ़ कीजिएगा, 2021, इस बार की जो जनगणना है 2021 की, तो जो थीम है वह है जन भागीदारी से जन कल्याण। क्या थीम है? जन भागीदारी से जन कल्याण। इस बार की थीम है जनगणना 2021 की थीम जन भागीदारी से जन कल्याण इसकी थीम है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 के तहत जनगणना के बाद परिसीमन आयोग लोकसभा में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित करने का प्रावधान करता है। यानी कि जो संविधान का हमारा अनुच्छेद 82 है, जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग क्या करता है कि भाई कोई भी क्षेत्र है वहाँ से लोकसभा सदस्य चुनकर आते हैं और राज्यों के विधानसभा सदस्य चुनकर आते हैं। तो वहाँ उस क्षेत्र पर कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। और जब अच्छा डेटा हमारे पास होगा कि हमारे पॉपुलेशन कितनी है उस एरिया में, तभी इसी की वजह से लोकसभा में सीटों का जो आवंटन है वो ठीक प्रकार से किया जा सकेगा या संख्या पर ध्यान दिया जा सकेगा। संवैधानिक उपबंधों पर बात करें तो प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने
जाति विवरण के अभाव में वास्तविक लाभार्थी की समस्या को उजागर किया था, लेकिन इन सिफारिशों पर आज तक विचार नहीं किया गया है। यानी कि पहली राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बात पर फोकस किया था कि जातिगत जनगणना की जानी चाहिए, ताकि जो लोग पिछड़े हुए हैं या ओबीसी लिस्ट में आते हैं उनको सही लाभ दिया जा सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पिछड़ी जातियों में रह रहे लोग हैं, उनमें से कई लोगों का विकास हो चुका है, वह जीवन के उस उत्कृष्ट स्तर पर आ चुके हैं, लेकिन उसी जाति में अन्य लोग जो हैं वो अभी पिछड़े हुए हैं। तो इस वजह से उन लोगों को भी ये लाभ मिलता है जो आगे बढ़ चुके हैं, और लेकिन उनको नहीं मिल पाता है जो अभी पिछड़े हुए हैं। तो इस वजह से इस भार को कम करने की बात यहाँ पर की गई थी, इसीलिए इसको आवश्यक माना जाता है। इसके साथ ही संविधान का अनुच्छेद 15(4) के तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि ये तभी दिया जा सकता है जब आपको पता हो कि देश का कितना प्रतिशत आबादी इस पिछड़ा हुआ है या अनुसूचित जाति है या जनजाति है। और ये कैसे संभव हो सकता है? यह सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के आधार पर ही संभव हो सकता है। वहीं अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करती है जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त ना हो। इसीलिए सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना उचित है, जिससे वास्तविक स्थिति का पता लग सके। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के लिए शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों के पास आवास और शहरी विकास मंत्रालय आंकड़ों को एकत्रित करने में गृह मंत्रालय के अंतर्गत सहयोग भूमिका। इसके साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना? मलेशिया, चीन, क्यूबा, हैती? तो इसका उत्तर होगा क्यूबा। अभी हाल ही में क्यूबा सरकार ने भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने की घोषणा की है। क्यूबा में तकनीकी रूप से जानकार समूह के बीच क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता बढ़ाने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि क्योंकि डॉलर का उपयोग करना कठिन हो गया था। क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला दूसरा देश अल सेल्वाडोर ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के उपयोग को मान्यता देने की घोषणा की थी, क्योंकि यह विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों के प्रेषण को प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। तो इसके साथ ही हमने देखा कि अल सेल्वाडोर ने 9 जून 2021 को बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। यह कदम उठाने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया, अल सेल्वाडोर। इसके बाद जो दूसरा देश बना है वह कौन बना है? क्यूबा बना है। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता? सुरेंद्र स्वरूप, सुमित अंतिल, सूरज राणा, सुशील गोस्वामी? भारत के सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही देखें तो 23 वर्षीय सुमित अंतिल हरियाणा के सोनीपत से हैं। उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए 68.55 मीटर का थ्रो फेंका है। तो इन्होंने क्या बनाया? विश्व रिकॉर्ड बनाया है, इस बात को ध्यान रखना है। और 68.55 मीटर का थ्रो फेंका है इन्होंने। सुमित अंतिल का जन्म 6 जुलाई 1998 को हरियाणा के सोनीपत में हुआ। 17 वर्ष की आयु में 2015 में एक दुर्घटना के कारण उनकी टांग क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की बात करें तो 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक के रूप में ब्रांडेड किया गया है। वे एक आगामी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल पैरा स्पोर्ट्स इवेंट है। इन खेलों का संचालन अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही बात करें तो इस साल 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ और इस खेलों का आयोजन 24 अगस्त से टोक्यो में किया जा रहा है और यह 5 सितंबर 2021 तक को समाप्त होगा। तो मेजबान देश की बात करें तो 1964 खेलों के बाद टोक्यो दूसरी बार इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। कुल मिला के यह जापान में आयोजित होने वाला तीसरा पैरा ओलंपिक होगा, क्योंकि इसने 1998 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक की भी मेजबानी की थी। 2020 के खेलों में बैडमिंटन और ताइक्वांडो की भी शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है और पैरा ओलंपिक आंदोलन के लिए एक शासी निकाय है। यह पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन करता है और 9 खेलों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1989
को पश्चिमी जर्मनी के डसेलडॉर्फ में हुई थी। यह पैरा ओलंपिक एथलीटों को खेल उत्कृष्टता प्राप्त करने और दुनिया को प्रेरक और रोमांचक बनाने में सक्षम बनाने के मिशन के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉन, जर्मनी में है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? वॉन, जर्मनी में है। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के दूसरे और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीका करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? नोट कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा देश, देश नहीं राज्य लिखिएगा, ठीक है, राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने राज्य की कुल 100% आबादी का टीकाकरण करवा लिया है जो 18+ हैं। राज्य ने सभी योग्य लोगों को कोरोना की पहली खुराक दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले टीकों की बात करें तो कोवैक्सीन का स्थान एक महत्वपूर्ण टीका के रूप में है। तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित एक सरकारी समर्थित टीका है। इसकी प्रभावकारिता दर 81% है। कोवैक्सीन वैक्सीन के चरण 3 परीक्षणों में 27,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। कोवैक्सीन 2 खुराक में दिया जाता है। खुराक के बीच का समय अंतराल 4 सप्ताह है। कोवैक्सीन को मृत कोविड-19 वायरस से तैयार किया गया था। इसके साथ ही बात करें कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित किया गया है। स्थानीय रूप से कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया जा रहा है। यह चिंपांजी के एडेनो वायरस नामक एक सामान्य कोल्ड वायरस के कमजोर संस्करण से तैयार किया गया था। कोविड-19 वायरस की तरह दिखने के लिए वायरस को संशोधित किया गया। यह 2 खुराक में लगाया जाता है। स्पुतनिक वी की बात करें तो यह मॉस्को के ग्लेमिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया था, जो कि रूस का वैक्सीन है। रूस में है यह रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में आयोजित एशियाई युवा चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ऑप्शन है 8, 7, 6 या 3 स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर होगा 6 स्वर्ण पदक। तो एशियाई युवा चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने 9 रजत, 5 कांस्य पदक के साथ 6 स्वर्ण पदक जीते। इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। एशियाई युवा चैंपियनशिप का पिछला संस्करण मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया था। भारत ने 5 स्वर्ण सहित 12 पदक जीते थे उलान बटोर में। और युवा वर्ग में स्वर्ण पदक विजेताओं को $6,000 रजत पदक विजेताओं को $3,000 जबकि कांस्य पदक विजेताओं को $1,500 का पुरस्कार दिया गया था। एशियाई युवा एथलीट्स चैंपियनशिप की बात करें तो यह चैंपियनशिप एशियाई एथलीटों के लिए आयोजित एक द्विवार्षिक महाद्वीपीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, यानी कि 2 वर्ष पर किया जाता है इसका आयोजन एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। पहली चैंपियनशिप 2015 में आयोजित की गई थी। यह एक युवा वर्ग की घटना है जो 15 से 17 वर्ष की आयु के एथलीटों के लिए आयोजित की जाती है। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? जोया अग्रवाल, अनुश्री सिंह, धृति बनर्जी या अनीता श्रीवास्तव? तो इसका आंसर होगा जोया अग्रवाल। हाल ही में एयर इंडिया की महिला पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के लिए चुना गया। भारत का नाम बढ़ाने वाले ये पद उन्हें संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्विटी के तहत मिला है। एक कमांडर के तौर पर उनके पास 20 777 हवाई जहाज उड़ाने का 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है। साल 2013 में बोइंग 777 विमान उड़ाने वाली ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी थी। 2006 में द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जोया को भारत की उभरती हुई महिला एविएटर के रूप में संबोधित किया था। गौरतलब है कि जनवरी 2021 में जोया ने एयर इंडिया की महिला टीम के साथ भारत के लिए सबसे लंबी नॉन स्टॉप कमर्शियल फ्लाइट उड़ाकर इतिहास भी रचा था। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का हमारा कि हाल ही में वेस्ट नाइल वायरस का प्रकोप किस देश में देखा गया है? युगांडा, रूस, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर होगा रूस। रूस ने इस शरद ऋतु में वेस्ट नाइल वायरस के संक्रमण के मामलों में वृद्धि की संभावना के बारे में चेतावनी जारी की है, क्योंकि हल्का तापमान और भारी वर्षा
भारी वर्षा वायरस ले जाने वाले मच्छरों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। वेस्ट नाइल बुखार के 80% से अधिक मामले दक्षिण पश्चिम रूस में दर्ज किए गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार रूस के नॉर्थ डकोटा क्षेत्र में मच्छर जनित वेस्ट नाइल वायरस के मामले मानव में बढ़ रहे हैं। वेस्ट नाइल वायरस क्या है? तो यह एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है जो वेस्ट नाइल बुखार का कारण बनता है। वायरस फ्लेविविरिडे परिवार का सदस्य है, जिसमें जीका वायरस, डेंगू वायरस, साथ ही पीला बुखार वायरस यानी कि येलो फीवर वायरस भी शामिल होता है। इसी के साथ हम बात करें तो यह वायरस मुख्य रूप से मच्छरों के माध्यम से और ज़्यादातर क्यूलेक्स की प्रजाति द्वारा फैलता है। यानी मच्छरों का जो एक प्रजाति है क्यूलेक्स प्रजाति, उसके द्वारा यह फैलता है। वायरस में प्राथमिक मेजबान पक्षी है। आनुवांशिक रूप से वायरस जापानी एन्सेफेलाइटिस परिवार से संबंधित है। यानी कि क्यूलेक्स मॉस्किटो पक्षियों में और पक्षियों से क्यूलेक्स में, या फिर इन दोनों में से किसी से भी मनुष्यों एवं जानवरों में फैल सकता है। मनुष्य और घोड़े दोनों ही इस वायरस के रोग के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। इस रोग का पहला मानव मामला 1937 में युगांडा में दर्ज किया गया था। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में सुजलाम अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? शिक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।